हेलो एवरीवन, आज है 12 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 350 का शेयर है, 1% की तेज़ी और बड़ी खबर निकल कर आई है यहाँ पर। हालांकि इस खबर का अंदाज़ा काफ़ी लोगों को था यहाँ पर, लेकिन बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस 350 का शेयर, 1% की तेज़ी। एक महीने में देखो तो लगातार ये गिरा है, 365 से लगातार गिरा है। और बीच में अगर एक आध दिन की तेज़ी दिखाने की कोशिश करी, फिर गिरावट आई, फिर कोशिश करी, फिर गिरावट आई, फिर कोशिश करी, फिर गिरावट आई। इस बार फिर से यहाँ पर कोशिश हो ज़रूर रही है। देखते हैं कि ये बड़ी तेज़ी में तब्दील हो पाते हैं कि नहीं। लेकिन अच्छा खासा पैसा बना ज़रूर है लिस्टिंग से लेकर अब तक। हालांकि 1 साल हुए नहीं है इसकी लिस्टिंग को, लेकिन अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बना ज़रूर है। लोअर लेवल 260 रुपये का था और हायर लेवल 395 रुपये के आसपास हमें देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद लगातार करेक्शन देखने को मिले, एक झटके में तेज़ी आ गई। तो जाहिर सी बात है थोड़े बहुत करेक्शन अभी देखने को मिल भी रहे हैं। जबकि बाजार अगर आप देखोगे ना तो मई और जून में काफ़ी अच्छा भागा है, यहाँ पर तेज़ी नहीं देखने को मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जब खबरों का बाजार गर्म होगा यहाँ पर, तब शायद तेज़ी लौट कर आ भी सकती है। जो आज की खबर निकल कर यहाँ पर आई है वो आरबीआई की तरफ से है कि आरबीआई ने अप्रूव दे दिया है इनका सीआईसी स्टेटस। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विस को पहले एनबीएफसी की तरह हम ट्रीट कर रहे थे, लेकिन बाद में जियो ने बोला आरबीआई को, देखो भैया हम कोई एनबीएफसी कंपनी नहीं है, हमें सीआईसी वाला जो स्टेटस है वो चाहिए। सीआईसी मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो इसका मतलब ये है कि अब आरबीआई की तरफ से इनको ये अप्रूवल मिल चुका है। तो अब यहाँ पर फ्यूचर में और बिजनेसेस वैल्यूज अनलॉक होती आपको नजर आने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखो तो जियो फाइनेंशियल सर्विस हैज सिक्योर्ड आरबीआईज अप्रूवल टू कन्वर्ट इनटू द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी फ्रॉम एनबीएफसी से अब ये सीआईसी का स्टेटस इनको मिल चुका है। और ये काफ़ी बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। यहाँ पर देखो, इन नवंबर जियो फाइनेंशियल सर्विस द फाइनेंशियल आर्म applied to become a CIC after the banking regulator directed the conversion following the demerger with RIL। जो रिलायंस के साथ इनका डीमर्जर हुआ तब इनके पास जो स्टेटस था वो एनबीएफसी का था, लेकिन उन्होंने अप्लाई करा था सीआईसी का। क्योंकि कंपनी देखो, अंबानी जी का जो प्लान है वो सीधा सा है कि भाई साहब जो भी नए नए बिजनेस टर्म्स आने वाले हैं फ्यूचर में, जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आने वाली है, उसको उन सारी जगहों पे हम एंट्री करेंगे और वो होगा जियो की तरफ से, जियो फाइनेंशियल की तरफ से। सीआईसी एक्ट एज अ होल्डिंग एंटिटी primarily managing the share and securities of the group companies within the transition. Jio Financial could streamline the diverse business verticals, spinning, lending, asset management, insurance, सब कुछ इसी के अंडर में आने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो, आज सीआईसी का इनको लाइसेंस जो स्टेटस है वो इनको मिल चुका है, अप्रूवल आरबीआई की तरफ से मिल चुका है। आने वाले टाइम में 2 बड़े अप्रूवल देखने हैं मुझे, और वो भैया इनका इंश्योरेंस के लाइसेंस को लेकर है, म्यूचुअल फंड के लाइसेंस को लेकर है, इसके अलावा ब्रोकिंग के लाइसेंस को लेकर भी है। तो वो सारे लाइसेंसेज इनको मिलते नजर आएंगे, तब एक बड़ी तेज़ी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अनलाइक ट्रेडिशनल एनबीएफसी विच एंगेज इन वेरियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जियो फाइनेंशियल सर्विस सब्सिडरीज परफॉर्म वेरियस फंक्शन फ्रॉम पेरोल एंड इंश्योरेंस टू असेट मैनेजमेंट लेंडिंग। तो जाहिर सी बात है अब एनबीएफसी का नहीं, सीआईसी का इनको दर्जा मिला हुआ है, और उसका फ़ायदा भी ये होगा कि कई सारे बिजनेस में ये आपको एंट्री करते हुए नजर आने वाले हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन टू सीआईसी स्ट्रक्चर वुड इनेबल जियो फाइनेंशियल सर्विस टू डिलाइनेट द फाइनेंशियल्स एंड ऑपरेट ऑफ ईच सब्सिडरी। तो यहाँ पर अलग अलग सब्सिडरी कंपनी बनाई जाएगी जियो फाइनेंशियल्स के अंडर में ही। और जब वो सारी कंपनियाँ बड़ी हो जाएगी, मान लीजिए कि इंश्योरेंस की कंपनी बड़ी हो गई, ठीक है, ब्रोकिंग की कंपनी बड़ी हो गई, उसके अलावा अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड वगैरह की इनकी कंपनी बड़ी हो गई आज से 5-6 साल बाद, तो सारे डीमर्ज होते भी आपको नज़र आ सकते हैं। अभी सब कुछ एक ही अम्ब्रेला के अंडर में है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि सब अलग भी हो, लेकिन बड़े बनने के बाद। यहाँ पर अगर आप इनके वॉल्यूम्स को देखोगे तो 74 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बाजार जस्ट अभी खुला है और इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 395 के करीब का था, लो 202 रुपये के आसपास बना था। मार्केट कैप इसका 2,23,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। और जहाँ तक नज़र करी जाए इनके पिछले कुछ ट्रांजेक्शन इनसाइडर्स के, तो वो खरीदारी के देखने को ही मिले हैं। और डिविडेंड तो हालांकि मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ये पे करेगा, क्योंकि कंपनी जो है वो भी एक्सपांशन के मूड में है, ठीक है। अभी कंपनी नई नई लिस्ट हुई है, अलग अलग बिजनेस इनको सेटअप करने हैं, एक्सपांशन के मूड में है, तो मुझे नहीं लगता कि डिविडेंड के थ्रू पैसा निकालना पसंद भी करेंगे ये।
तो मुझे नहीं लगता कि डिविडेंड कोई बहुत बड़ा आपको अनाउंस होता नजर आएगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली हो सकता है कि 1 रुपये के आसपास या 50 पैसे के आसपास आपको डिविडेंड यहाँ पर मिल जाए, लेकिन बहुत हैवी डिविडेंड जो है वो जो रिलायंस पहले भी पे नहीं कर रहा था आज भी नहीं पे करेगा। और वैल्यूएशन की बात करें, देखो ये महंगा लग सकता है आपको, 335 से भी ज़्यादा का इसका पी, सॉरी 135 से भी ज़्यादा का इसका पी है सेक्टर पे 18 का, लेकिन हमें ये समझना होगा कि कंपनी को जो वैल्यूएशन दिया जा रहा है वो इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के दिया जा रहा है कि फ्यूचर में जितने सारे देखो बिजनेस सारे सेटअप हो चुके हैं, इंश्योरेंस की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, सब टीम वगैरह सब कुछ सेटअप है। लाइसेंस मिलने की देरी है, जैसे ही मिलेगा एक झटके में सब कुछ रोल आउट होता आपको यहाँ पर नजर आएगा। और जब रोल आउट होगा तो वहाँ से रेवेन्यू प्रॉफिट आपको देखने को मिलेंगे, बढ़ते रेवेन्यू देखने को मिलेंगे, और तब ये पी रेशो आपको एडजस्ट होता भी नजर आएगा। हालांकि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है, हालांकि एक ही एनालिस्ट है। फिनेंशियल्स अगर हम देखें इस कंपनी के तो देखिए कोई उतने खास नहीं है, 495 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था लास्ट क्वार्टर में, 310 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। लेकिन हमें ये समझना होगा कि आने वाले टाइम में जब कंपनी एक्सपांशन के मोड में जाएगी तो इनका इंश्योरेंस का बिजनेस जब अनलॉक होगा वहाँ से रेवेन्यू आएगा, इनका जब म्यूचुअल फंड का बिजनेस अनलॉक होगा वहाँ से रेवेन्यू आएगा। कंपनी ने अपनी जियो फाइनेंस की जो ऐप है वो बीटा वर्जन में लॉन्च भी कर दी है, ठीक है। और इंश्योरेंस से रिलेटेड बात और इवन लोन से रिलेटेड सारी सर्विसेज वहाँ पर आपको मिलती नज़र आने वाली है फ्यूचर में। तो वो भी एक बड़ी बात होने वाली है कि देखिए रिलायंस जो है ना वो छोटे लोगों तक, कॉमन लोगों तक पहुँचने वाला है इन सारी चीज़ों से। और अभी भी इंश्योरेंस का मार्केट ऐसा मार्केट है कि बहुत सारे लोग इंश्योरेंस इंडिया में नहीं लेते हैं, बहुत सारे। तो अगर रिलायंस उन लोगों तक पहुँचने में कामयाब होता है अपनी ऐप के ज़रिए किसी और ज़रिए, तो ये बड़ी बात होगी इनके लिए। और कंपनी जो है मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में और बिजनेसेस भी सेटअप करने वाले, मतलब और बिजनेस सेटअप यहाँ पर होते नजर आएंगे। जैसे कि इनका रेंटिंग का भी बिजनेस का प्लान है, तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए वहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं रेंटिंग वाले बिजनेस में। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, जो प्रमोटर है उनके पास 47.12% की होल्डिंग है। इंस्टीट्यूशन अब तक बेच ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि जब ये कंपनी अलग हुई थी रिलायंस से, लिस्ट हुआ था शेयर बाज़ार में, तब ऑलरेडी ये कई सारे इंडेक्स का पार्ट थे। अब उन सारे इंडेक्स से इनको हटना था तो एक आउटफ्लो वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन आने वाले टाइम में चर्चाएं हो रही है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बन सकता है ये। इसके अलावा BSE 100 का हिस्सा बन सकता है ये। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स का भी हिस्सा बन सकता है ये। खबरें आ रही है, ठीक है, बना है नहीं है, कुछ अभी तक नहीं है, खबरें आ रही है। अगर इंडेक्स में इनको जगह मिलती है तो एक इन्फ्लो स्टार्ट होगा, तब इनकी होल्डिंग आपको बढ़ती भी नज़र आ सकती है। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो उनके पास 13.66% की होल्डिंग है, 7.16% का स्टेक अदर पार्टीज के पास है। देखिए ओवरऑल अगर मैं जियो के बारे में बात करूँ, देखो कंपनी खराब नहीं है, शानदार कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है। अगर मैं कहूँ कि शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे और हर 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए, ना कि 2-3 रुपये गिरे और आप यहाँ पर एवरेज करने लग जाओ। नहीं, ऐसा मत करना। हर 10% के डिक्लाइन पर आपको धीरे धीरे ऐड करने के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए। और आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। जिस दिन खबर आ गई कि इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल गया, जिस दिन खबर आ गई कि म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिल गया, एक झटके में 10-12% की तेज़ी ये दिखा देगा। तब मौके नहीं बनेंगे खरीदारी के, ठीक है, तब नहीं बनेंगे। तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।